प्रिय छात्रों, हमें किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए अक्षर ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी को लिखने या बोलने के लिए हमें अल्फाबेट का ज्ञान होना आवश्यक है, हिंदी को लिखने या बोलने के लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना या वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार संस्कृत को लिखने या बोलने के लिए संस्कृत वर्णमाला का भी ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं। संस्कृत में लिखने की जो पद्धति है अर्थात लिपि, या हिंदी में जो लिखने की पद्धति है वो देवनागरी लिपि ही है, लेकिन उसमें जो अक्षर होते हैं उसमें कुछ अक्षरों का अंतर हो जाता है। चलिए हम आज संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे हिंदी में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। उसी तरह संस्कृत में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, स्वर वर्ण, इसे संस्कृत में स्वर वर्णा या अच भी कहा जाता है। जैसे हिंदी के समान ही इसमें स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ और रे। देखिए, हिंदी में भी यही स्वर होते हैं, इसमें कुछ स्वरों का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर है बड़ी री और री, ये दो स्वर हिंदी में नहीं होते हैं। और हिंदी में दो स्वर और होते हैं, जैसे अंग और अह। अब देखिए व्यंजन वर्ण, इसे संस्कृत में व्यंजन वर्णा या हल भी कहा जाता है। हिंदी के समान ही इसमें भी व्यंजन वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या हो गया? कवर। ये क्या हो गया? कवर। च, छ, ज, झ, य, ये हो गया चवर। ट, ठ, ड, ढ, मध्यन, ये क्या हो गया? टवर। त, थ, द, ध, दंतन, ये क्या हो गया? तवर। प, फ, ब, भ, म, ये हो गया पवर। य, र, ल, व, ये हो गया अंतस्थ। इसे संस्कृत में अंतस्था कहा जाता है। इसके बाद है तालेवश्य, मधुनश्य, दंतश्य, ह, ये हो गया उष्म व्यंजन, इसे उष्मना कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? आयोगवह। आयोगवह क्या है? अभी हमने जाना कि स्वर वर्ण में दो वर्णों का अंतर हो जाता है, हिंदी से दो वर्णों का अंतर हो जाता है या दो अक्षरों का अंतर हो जाता है। तो वो क्या है यहाँ पर? एक है अ और दूसरा अह। तो अह में ये अनुस्वार को और ये दो जो है विसर्ग, अह का विसर्ग, ये दोनों लिया जाता है संस्कृत में। जैसे देखिए ये क्या है? ये अंग का ये जो अनुस्वार है, ये यहाँ पर अनुस्वार को संस्कृत में लिया जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। और अह का जो ये विसर्ग है इसे लिया जाता है और इसे कहा जाता है विसर्ग। ये जो दो बिंदु है ये हो गया, ये एक बिंदु क्या हो गया? अनुस्वार, ये दो बिंदु क्या हो गया? विसर्ग। इसके बाद हिंदी में क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वही चंद्र बिंदु यहाँ क्या है? अनुनासिका। संस्कृत में कहा जाता है अनुनासिका और हिंदी में चंद्र बिंदु। इसके बाद क्या है? ये हलंत। यहाँ आपने व्यंजनों में बहुत सारा देखा होगा कि क में हलंत, ख में हलंत, ग में हलंत, घ में हलंत, अंग में हलंत। ये क्या है? हलंत है। इसका क्या अर्थ है कि स्वर के जो उच्चारण होता है उसमें किसी भी दूसरे स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना बहुत आवश्यक होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे यहाँ क्या है? क हलंत, और जब इसमें क का उच्चारण होगा तो क्या हो जाएगा? क हलंत में अ का अ स्वर जुड़ जाएगा, इसमें
अ स्वर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब जाके ये होगा क के उच्चारण के लिए क्या होगा, क हलंत जोड़ क अ, अर्थात ये हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर। जब व्यंजन में स्वर को मिलाया जाता है तभी इसका उच्चारण पूर्ण होता है। तो इस तरह हमने जाना कि किस तरह से संस्कृत में स्वर और व्यंजन होते हैं। आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही।